ओबीसी समाज तो हमेशा से खड़ा कर रहा है, लेकिन ओबीसी समाज ने बोलना शुरू करा है। 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों में से 75 सीटें बीजेपी लेके जाएगी, 5 सीटें वो गठबंधन को मिलेगी, क्योंकि जीतेगा मतलब बसपा जीरो पे जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। तो सब आज गाजियाबाद कोर्ट में पहुंचा हूं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी देने के जुर्म में जो स्वामी राजू दास है उसके ऊपर मौर्य समाज ने एक केस दायर किया है। आज उसकी सुनवाई अंदर चल रही है और मीडिया को यहाँ पर बांध कर रखे हुए हैं। किस तरह का मामला है, परिचय के साथ बताएं हमारे दर्शकों को, किन्होंने केस किया है, क्या धाराएं लगाई हैं, क्या पूरा मामला है। अभी पूरा मामला कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी राजू दास है जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे जो मारने की धमकी दी है और गला काट के लाने वाले को 21 लाख रुपए देने की जो बात कही है, उसके ऊपर आज केस होने जा रहा है। जिसे जो ओबीसी समाज में जो मौर्य समाज है खासकर, तो मौर्य समाज में जो अजय मौर्य जी हैं वो यहाँ पर केस डालने के लिए आए हैं, FIR कराने के लिए आए हैं और हो सकता है जल्दी ही अंदर हियरिंग चल रही है। और जो भी मतलब आज पहली सुनवाई है मामले की, पहली सुनवाई है और जो भी चीज़ें वो सामने भी आ ही जाएगा। और बाकी अभी देखने की बात है, अभी वकील साहब आने वाले हैं, वकील साहब बताएंगे कि क्या धाराएं हैं, क्या क्या किस चीज़ में केस हुआ है और जो चीज़ें हैं उन्हें निकाल करके आगे इफेक्ट क्या पड़ेगा, और जो राजू दास है राजू दास की गिरफ्तारी कैसे होगी, कब होगी, इन सारी चीज़ों पे चर्चाएं होंगी। अभी बाकी हम अभी वेट कर रहे हैं, हम भी वकील साहब का, जो नार सिंह यादव। नागपाल जी, क्या लगता है इस मामले में राजू दास की गिरफ्तारी हो पाएगी? वर्तमान में जिस तरीके से राजनीतिक जो हड़कंप है या राजनीतिक जो क्रियाकलाप चले उसको देखते हुए लगता है कि एक महाराज की गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए, शासन प्रशासन जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहा है जी, उस स्थिति में नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से राजू दास की गिरफ्तारी हो जाएगी जी। जब राजू दास की जगह यही काम किसी और ने किया होता तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं मोटो लेते हुए अब तक आदेश जारी कर देता कि इस देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और अब तक FIR क्यों नहीं हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, ये जो जितने लोग बोल रहे हैं ये इनकी सह पे बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की मौन सहमति है जी। तो ऐसे में ये कह देना कि क्या गिरफ्तारी हो पाएगी, तो मुझे नहीं लगता संभव है। हालांकि कोर्ट दबाव बना है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट विचाराधीन है, कोर्ट आज क्या डिसीजन लेता है, क्या कहता है, उसके आधार पर भविष्य में क्या होने वाला वो सारी चीजें तय होंगी। पवन खेड़ा को एरोप्लेन में से गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये सरकार की कह सकते पहुंच है। वही जो भी नया मामला आया है बागेश्वर धाम का, उसके भाई का अभी तक कोई पता नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, जिन लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है उन लोगों की गिरफ्तारी हो पाएगी, ये संभव नहीं है। चाहे वो बागेश्वर धाम का बाबा का भाई हो, चाहे वो राजू दास हो, चाहे और जितने राजू दास और बागेश्वर धाम जैसे लोग घूम रहे हैं, ये बोल ही सरकार की सह पर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, एक हमारे गाँव देहात की लोकल कहावत है, सैया वही दरोगा तो फिर डर काहेगा। जब देश का गृह मंत्री बागेश्वर धाम के चरणों में जाकर के बैठा हो, मुख्यमंत्री बैठा हो, तो किस पुलिस वाले की हिम्मत है उसको जाकर के गिरफ्तार कर ले। तो प्रशासन और शासन जो है वो एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं, और जब दोनों आपस में मिल जाए उसको अपराधी को संरक्षण दे, तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि अपराधी का कुछ बिगड़ेगा, मुझे तो लगता नहीं कि कुछ बिगड़ेगा ऐसे में। हालांकि कोर्ट चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कोर्ट भी आजकल दबाव में, जब कोर्ट में मैं वही कह रहा हूँ कि जब कोर्ट में डिसीजन सरकार के पक्ष में, सरकार की सहमति के आधार पर डिसीजन देने वाले जजों को राज्यपाल बनाया जा रहा हो, राज्यसभा सांसद बनाया जा रहा हो, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, तो आप समझिए कि न्यायपालिका की जो गरिमा है वो कितनी गिर गई है। तो इस मामले पर ओबीसी समाज का जो रुख है वो बड़ा कैड़ा इस बार नजर आ रहा है। ओबीसी समाज तो हमेशा से खड़ा कर रहा है, लेकिन ओबीसी समाज ने बोलना शुरू करा है जी। अभी तक ओबीसी समाज था क्या कि बोल नहीं रहा था, अभी तक वो जो उसको करना चाहिए था वो कर नहीं रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में एक चीज पहले दिन से तय थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो तेवर थे वो जिस प्रकार से उनमें नरमी नहीं आई, और अखिलेश यादव की जो मौन सहमति उनके साथ अभी तक बनी हुई है, और उनका पार्टी से निकालने के बजाय उनका प्रमोशन करके उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया पार्टी का, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है। फिर अखिलेश यादव का पत्रकारों के सामने ये कहना है कि हम कौन है, हमको सूत्र है। कुछ स्वर्ण जो नेता थे उनको भी निकाला गया पार्टी से। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे पल्लवी तिवारी मिश्रा थी उसको निकाला, रोली तिवारी को निकाला गया, तो ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव हो या बहुजन मूवमेंट की राजनीति करने वाले वो तमाम लोग हों, वो सब समझते हैं और उनको लौटना उसी रास्ते पर पड़ेगा, उसी के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। आप धर्म की जो वर्तमान में राजनीति चल रही है, आप उसको अगर रोक सकते हो तो जातियों को जमात बना करके रोक सकते हो, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो क्या लगता है इस बार ओबीसी हिंदुत्व के जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है उस पे आगे आ रहेगा?
देखिए ये क्या है कि हिंदू धर्म नाम की जो चादर ओबीसी समाज को उड़ा रखी है, 52% ओबीसी को उड़ा रखी है, यही सत्यानाश कर रही है। अभी जब जैसे मौर्य समाज हो गया, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी, यादव, अब जाट भी करा के मैं शूद्र हूँ, तो अब जब ये बैनर लग गए हैं समाजवादी पार्टी के बाहर, गर्व से कहो मैं शूद्र है। मैं बता रहा हूँ ना, गुजर जी, भी कह रहा गुजर भी कह रहे हैं, यादव भी कह रहे हैं। यादव भी कह रहा है मैं शूद्र हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो शूद्रपन है, जब इस आदमी इसको स्वीकार कर लेगा कि मैं शूद्र हूँ, और जब उसे पता चल जाएगा कि सही मायने में जो इनके धर्म ग्रंथ है उनमें लिखा क्या है, तो आदमी बगावत कर देगा। और बगावत तभी करता है कि तब उसको सच्चाई का पता होता है। अभी सच्चाई लोगों को समझ में आ नहीं रही है। इस मामले में मायावती ने कड़े रुख अख्तियार किए हैं, वो समाजवादी पार्टी पर जवाबी धावा हमला बोल रही है। देखिए बहन जी की राजनीति जो है वो बचाव की राजनीति है, मैं जितना समझ रहा हूँ, जितना देख पा रहा हूँ। हालांकि बैलेंस वाली राजनीति है, वो राजनीति नहीं कर रही है, वो सलाहकार की भूमिका में है। तो बहन जी पर कोई कहना कि बसपा की वर्तमान की जो राजनीति है वो फूले अम्बेडकरी आंदोलन की राजनीति नहीं है, वो काशीराम के तेवर वाली राजनीति नहीं है, वो जिसको कहते हैं पेरियार की राजनीति नहीं है, वो ललित सिंह यादव की राजनीति नहीं है। वो राजनीति जो है वो अपने आप को सेफ साइड करते हुए राजनीति है। वो बस बीजेपी को सलाह देती है, बीजेपी को हड़काती नहीं है, बीजेपी को सलाह देती है और अखिलेश यादव को हड़काती है। तो वो क्या कहना चाह रही है, क्या नहीं कहना चाह रही है, उनके रणनीतिकार कौन है, क्या क्या यही बहुजन समाज की राजनीति का सपना मान्यवर साहब काशीराम ने देखा? तो बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि उनका व्यक्तिगत डिसीजन है, व्यक्तिगत ट्वीट है, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन एज ए पत्रकार हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान दौर में जो राजनीति बहुजन समाज की चल रही है, बहुजन समाज पार्टी की चल रही है, ये वो राजनीति नहीं है जिसकी कल्पना कभी काशीराम ने की थी। लेकिन एक बात और तय है इसमें, अगर जिस तरह से अभी बहन जी ने जिस तरह से रुख अपनाया है कि उन्होंने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो मनोज जी, मैं आपको आज ही डिक्लेयर कर देता हूं कि 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों में से 75 सीटें बीजेपी लेके जाएगी, 5 सीटें वो गठबंधन को मिलेगी, क्योंकि जीतेगा मतलब बसपा 0 पे जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। उसका कारण ये एक कारण और भी है कि जो 45% वोट लेकर जाएगा जीत उसको मिलेगी, और 45% ना तो जो जितना जो गठबंधन जो बन रहा है सपा को लेकर के, सपा, आरएलडी और कांग्रेस को लेकर के और चंद्रशेखर को लेकर के, ये इकट्ठा हो रहा है सिर्फ 35% पे। जब तक बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल नहीं होगी, जब तक यूपी के 80 सीटों का पर इफेक्ट नहीं डाल सकते। इसलिए आज ये डिक्लेयर हो गया है, बिल्कुल सीधा सीधा डिक्लेयर ये हो रहा है कि 75 से 80 की 80 भी, ये भी संभव है कि 80 की 80 सीटें बीजेपी ले जाए, क्योंकि उनका 45% वोट परसेंट हो रहा है और इनका 35 रह रहा है, और बहन जी का रह रहा है इसमें 12%। जी। तो राजनीतिक विश्लेषक जो है वो भी अपना पक्ष रखने पर उतारू हो गए हैं। 2024 में चुनाव है, लेकिन जो मुद्दा है गर्दन काट कर लाने वाले को 21 लाख रुपए, उस मुद्दे पर आगे क्या खबर निकल कर आती है, जैसे ही अंदर से निकल कर आएंगे तो हम आपको बताएंगे क्या अपडेट है कोर्ट से। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।